इश्क़े यारम, वो हर तरफ उसे ढूँढ रहा था। किसी की इतनी हिम्मत कि कोई उसकी रूह को तकलीफ़ पहुँचाए। कौन था उसका ऐसा दुश्मन जिसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो डेविल से पंगा लेता। राशिद इस खेल का सबसे कमज़ोर मोहरा था, जिसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो डेविल की कमज़ोरी पर हमला करता। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी वो उसे ढूंढने में कामयाब ना हो सका। और फिर उसे एक फ़ोन आया था। अगर रूह को बचाना चाहते हो तो जिस जगह की लोकेशन मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ वहाँ चले जाओ। रूह को उस शख्स ने वहीं पर रखा है। लेकिन तुम कौन हो? वो पागलों की तरह रूह को ढूंढते थक चुका था, जब किसी उम्मीद के रोशन दिए की तरह किसी ने उसे फ़ोन किया। मैं जो भी हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे याद रखो। दुनिया मुझे हार्टलेस के नाम से जानती है। मेरी ज़ात खंगालने से बेहतर है कि तुम अपनी रूह की जान बचाओ। फ़ोन बंद हो चुका था और लोकेशन उसके मोबाइल पर आ चुकी थी। वो शख्स कौन था, कौन नहीं, यारम को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन यारम की ज़ात पर उसका एक एहसान था जो यारम कास्मी मरते दम तक चुका नहीं सकता था। वो यारम के लिए सबसे मुश्किल तरीन वक्त था, जब हर चलती सांस के बाद उसे महसूस हो रहा था कि उसकी रूह उससे दूर जा रही है। डॉक्टर ने उसका जुनून और दीवानगी देखते हुए ही उसे मुनासिब अल्फाज में बताया था कि रूह की जान बचाना तकरीबन नामुमकिन है। ये सब कुछ कहते हुए डॉक्टर खुद भी उससे खौफज़दा था। यकीनन उसे अपनी जान बहुत अज़ीज़ थी। वो यारम के जुनून के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था। वो समझ चुका था कि ये लड़की इस शख्स के लिए उसकी ज़िंदगी है। लेकिन अंधेरी काली कब्र से निकलने के बाद रूह अपने आप को बेजान महसूस कर रही थी। उसमें जीने की ताकत ख़त्म हो चुकी है। यारम का बस चलता तो शायद वो डॉक्टर को ही जान से मार देता। अगर वो डॉक्टर जिंदा था तो सिर्फ और सिर्फ हिसर की वजह से, जिसने उस वक्त यारम पर कंट्रोल किया था। और फिर वो अपनी रूह को ले आया था, वहाँ से उसका महंगे से महंगा इलाज करवाया। अमेरिका के डॉक्टर्स का कहना था कि रूह के अंदर सिर्फ 10% ही जीने की नौयत बाकी है। अगर वो खुद जिंदगी की तरफ लौट आए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। और फिर यारम की मोहब्बत के सामने रूह ने जिद छोड़ दी। वो लौट आई अपने यारम के लिए, क्योंकि वो भी जानती थी रूह के बिना यारम कुछ नहीं। पूरे 2 माह बाद वो होश की दुनिया में लौटी थी। और तब से ही डॉक्टर ने उसे किसी भी किस्म की बात याद करवाने या टेंशन देने से सख्ती से मना किया था। ऐसा करने से उसकी दिमागी हालत बिगड़ सकती थी, वो अपनी याददाश्त भूल सकती थी। और यारम ऐसा कुछ नहीं चाहता था। उसे तो बस अपनी रूह वापस चाहिए थी, जैसी वो थी बिल्कुल वैसी ही। यारम के लिए रूह ही उसका सब कुछ थी। उसके बिना वो जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। वो जानता था वो इन सब चीज़ों से आजिज़ आ चुकी है। वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल है। डॉक्टर ने 2 माह तक यारम को रूह के पास जाने से भी मना कर दिया था। उसे याद था कितनी मुश्किल से वो उसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ला पाया था। 3 माह गुजर चुके थे उस हादसे को, लेकिन वो आज भी पहले की तरह नहीं हो पाई थी। डॉक्टर ने उसे किसी भी किस्म की पुरानी बात याद दिलवाकर टेंशन देने से मना किया हुआ था, लेकिन वो सब कुछ भूलती ही नहीं थी। वो उसके सामने ज़ाहिर करती थी कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यारम जानता था कि वो ठीक नहीं है। वो सारी रात उसके करीब बैठा जागता रहता था कि कहीं वो ख्वाब में डर ना जाए। यारम हर मुमकिन तरीके से उसे हर किस्म की टेंशन से दूर रखे हुए था। कल उसे पूरा 1 महीना हो जाना था कोमा से वापस होश में आए हुए। 2 महीने तक उसे कुछ भी होश नहीं था। डॉक्टर के मुताबिक शायद ही वो जिंदा बच पाती। डॉक्टर का कहना था कि वो एक मुर्दा वजूद है, वो जिंदा नहीं बच पाएगी। लेकिन यारम ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपनी रूह चाहिए थी और वो अपनी रूह को वापस ले आया था। ये एक मौजज़ा था जो यारम की ज़िंदगी में हुआ और उसे एक बार फिर रूह मिल गई। अल्लाह ने उस पर रहम किया था, उसकी रूह को उसे वापस दे दिया था। वरना उसके मामले में तो हिसर, लैला, शार्फ और मासूमा भी हिम्मत हार चुके थे। वो उससे छुपकर रोते थे। वो पूरी तरह से इस बात को कबूल कर चुके थे कि अब रूह के ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं बची और किसी भी वक्त रूह की मौत की खबर यारम की ज़िंदगी खिला सकती थी। लेकिन यारम की मोहब्बत ज़िंदा थी, उसे वापस आना था और अल्लाह को उस पर रहम आ गया, जिसके लिए वो हर वक्त अपने रब ताला का शुक्रगुजार था। अभी मुकम्मल तौर पर ठीक न होने की वजह से अक्सर रूह की सांस उखड़ने लगती। अक्सर वो अपने आप को एक अंधेरी कब्र में महसूस करती। अचानक नींद में उसकी आंख खुल जाती, उसका खौफजदा वजूद कांपने लगता और यारम बेबस था, बिल्कुल बेबस। यहाँ वो कुछ नहीं कर सकता था, यहाँ उसके हर पावर बेबस थी। यारम उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी रूह की परवाह थी, जिसके बिना वो अधूरा था, नामुकम्मल। रूहे यारम मतलब यारम की रूह। वो यारम की रूह थी,
रूह के बिना यारम कभी मुकम्मल नहीं हो सकता था। यारम का कहना था कि वो मतलबी है, वो रूह का नहीं बल्कि अपना ख्याल रखता है, अपने जीने की वजह का ख्याल रखता है, क्योंकि रूह के बिना वो जी नहीं सकता। और यारम की हद दर्जा केयरिंग पर वो पूरी तरह से झुंझला गई थी। हर चीज़ में रोक टोक, खाने पर रोक टोक, उठने बैठने पर रोक टोक, यहाँ तक कि वक्त पर ना सोने पर रोक टोक। वो आजकल यारम से बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी, अक्सर नाराज़ भी हो जाती और यारम को उसकी फजूल और बेजा जिद भी माननी पड़ती। और वो पहले की तरह यारम की एक घूरी पर खामोश नहीं होती थी और वो जिद करती थी, जानती थी कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती यारम उसको डांटना तो दूर, गुस्सा करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी यारम का लाल चेहरा, सूजी भरी आंखें उसे कोई भी उल्टा सीधा काम करने नहीं देती थीं, जिसकी वजह से वो उससे लड़ती भी थी, लेकिन उसके बदले भी सामने से ठंडा रिएक्शन मिलता तो वो बेजार हो जाती। ऐसे में लैला की प्रेगनेंसी ने उसकी सेहत पर बहुत अच्छा असर डाल दिया था और उसकी खुशी और जिद देखते हुए शारम ने उसे लैला के पास दोपहर में रहने की इजाज़त दे दी थी। वो सारा सारा दिन लैला के पास ही रहती थी, क्योंकि हिजर के मुताबिक वो अपने बच्चों को किसी भी किस्म के माफिया माहौल में परवरिश नहीं पाने देगा। यही वजह थी कि लैला को सारा काम काज छोड़कर प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही घर बैठना पड़ गया। ऐसे में रूह का आ जाना लैला के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं था। ये अलग बात है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसके लिए सहमत साबित हो रही थी। उसकी प्रेगनेंसी की वजह से यारम ना चाहते हुए भी उसे लैला के पास छोड़ के आता था। वो तो रूह की हर चीज़, बल्कि एक एक सेकंड पर सिर्फ अपना हक समझता था। वो शाम को खुद ही लेकर जाता, यहाँ तक कि वो उसके मामले में वो किसी पर भी यकीन नहीं करता था। लैला के घर में लगे कैमरों की मदद से वो हर वक्त उस पर नजर रखता था, लेकिन वो जानती थी कि ऑफिस से लेकर लैला के घर के सफ़र तक वो उसे नहीं देख पाता। और आज तो शारिफ ने फ़ोन पर बताया था कि डेविल किसी का सफाया करने गया है, मतलब वो लेट आएगा। और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती थी, लैला का ख्याल रखने की बहुत कोशिश कर रही थी। लैला के लिए तो रूबी अपने मामू से कम साबित नहीं हुई थी। वो भी उसकी प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी टची हो रही थी, कभी एक चीज़ तो कभी दूसरी चीज़। वो उसको खिला खिलाकर कुछ ही दिन में उसका वज़न बढ़ाने में कामयाब रही थी। इस वक्त भी वो दोनों किचन में कुछ बनाने में मसरूफ़ थे, जब लैला को यारम ने रूह से कोई भी काम करवाने से मना कर रखा था। लैला की सांस सूखी हुई थी, क्योंकि यारम के आने का वक्त हो रहा था और ये मामू की भांजी उसकी कोई बात नहीं मान रही थी। रूह, खुदा के लिए बस कर दो यार, मैं खुद बना के पी लूंगी, तुम्हें वीडियो सेंड कर दूंगी, मगर तुम मत बनाओ, डेविल कभी भी आता होगा। वो उसके सामने हाथ जोड़े उसे मना करने की कोशिश कर रही थी। यारम नाम है उनका, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत नाम है, और तुम लोग डेविल डेविल कहकर बिगाड़ रहे हो उनका नाम। अल्लाह माफ़ नहीं करता नाम बिगाड़ने वालों को। वो चिढ़कर बोली, तुम्हें नाम की पड़ी है रूह, डेविल हमारा नक्शा बिगाड़ देगा अगर तुम्हें जरा सी भी तकलीफ हुई तो। वो उसकी बात काट कर जल्दी से बोली, जब उसे पीछे से कदमों की भारी चाप सुनाई दी। तुम यहाँ मेरी बीवी से काम करवा रही हो? वो गुस्से से सर्द आवाज में बोला। लैला तो उछल पड़ी, जबकि रूह का भी हाल कुछ ऐसा ही था। शारिफ भाई ने तो बोला था कि ये कहीं गए हुए थे और आज लेट आने वाले थे, तो इतनी जल्दी? वो नाखून मुंह में डाले सोचने लगी, जब यारम की सख्त खोरी ने हाथ मुंह से निकालने पर मजबूर कर दिया। नहीं डेविल, मैं नहीं, रूह कर रही है। मैंने मैंने बहुत बहुत बार मना करने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी नहीं सुनती। लैला के अल्फाज उसके मुंह में ही दबने लगे थे, आवाज़ कम बात बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। शारम से वो लोग हमेशा से ही खौफसदा रहते थे, लेकिन जब से रूह के साथ वो हादसा पेश आया था, उनकी ज़िंदगी फड़फड़ाता परिंदा बनी हुई थी, जिसे डेविल कभी भी आज़ाद कर सकता था। और अब तो वो रूह के मामले में खुद पे भी यकीन नहीं कर सकता था। तो लैला तो फिर लैला थी। तो तुम इसे किचन में ले आई कि जो दिल में आए करो? वो उसकी बात काटकर गुस्से से जबड़े भींचे बोला। नहीं डेविल, ये मानी नहीं। लैला नजर झुका गई, जबकि यारम ने उंगली की मदद से उसका चेहरा ऊपर किया। अगर इससे इतनी सी तकलीफ हुई ना, तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, याद रखना। उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि वो खामोशी से पीछे खड़ी लैला की शामत देख रही थी। आवाज़ करने की गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ना हो कि उसके लैला के घर आने पर पाबंदी लग जाए। और अब वो उसे अपनी तरफ बढ़ता देख रही थी। उसे अपने बिल्कुल नज़दीक देखकर रूह ने आंखें मीच लीं। जब उसकी नर्म सी गिरफ्त अपने हाथ पर महसूस हुई, वो बिना कुछ बोले उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा, जिसका साफ मतलब था कि यारम आज भी उस पर गुस्सा करने का कोई इरादा नहीं रखता। इस आदमी में इतना सब्र कहाँ से आया था, समझ पाना मुश्किल था। रूह ने बेफिक्र होकर एक नज़र पीछे खड़ी लैला को देखा और उसे
सूप पीने का इशारा करने लगी। लैला ने घूर कर उसे देखा था, मतलब कि उसकी जान अटकी हुई थी और वो उसे सूप पीने के लिए कह रही थी। आज उसके शौहर के हाथों वो शहीद भी हो सकती थी, लेकिन उसे तो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लैला अंदर ही अंदर गुस्सा पीती सूप का प्याला लिए बाहर आई और उसे टेबल पर पटकते हुए मोबाइल का कैमरा ऑन किया। वीडियो बनती जा रही थी और लैला मुंह बनाती सूप पीती जा रही थी, क्योंकि बिना सबूत वो उस पर यकीन नहीं करती कि उसने सूप पिया है। वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था, जबकि रूह कब से चोर नजरों से उसी की जानिब देख रही थी। ना तो वो उसे डांटता था और ना ही गुस्सा करता था। उसका सारा गुस्सा बाकियों के लिए था। रूह को तकलीफ पहुंचाना अब उसके बस की बात ही नहीं थी। वो कितनी कोशिश करती थी कि यारम उस पर गुस्सा हो, उसे डांटे, फिर प्यार करे, लेकिन अब तो यारम को उससे ज़्यादा उसकी सोतन बीमारी से प्यार हो गया था। वो मुंह के डिज़ाइन बनाती मुसलसल उसको देखती सोच रही थी। उसके खो जाने के डर ने यारम को इस हद तक बेबस कर दिया था कि अब वो रूह को दर्द देने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। कहाँ वो उसकी ज़रा सी सख्त निगाह पर खामोश होकर बैठ जाती थी और अब वो जानबूझकर उसे तंग करती थी। है इस सब चीज़ों का तो वो बाद में गिन गिन के बदला लेने वाला था। उसका हिसाब तो रूह को ठीक होने के बाद देना ही था। लेकिन फ़िलहाल उसके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यारम उसको कुछ नहीं कहता था। उसकी हद से ज़्यादा फ़िक्र करना, उसका ख़्याल रखना, इस सब के अलावा जैसे यारम को कोई और काम ही नहीं था। इस बोरिंग रूटीन और अजीबो-गरीब ज़िंदगी से रूह आजिज़ आ चुकी थी। वो सब कुछ पहले जैसा चाहती थी और पहले जैसा सब कुछ तभी हो सकता था जब वो बिल्कुल ठीक होती, और अब वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। लेकिन यारम का कहना था कि वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से यारम की स्ट्रिक्ट केयरिंग अब भी जारी थी। वो कब से नोट कर रहा था कि रूह का सारा ध्यान उसी की जानिब है, लेकिन वो जानबूझकर उसे देख नहीं रहा था, क्योंकि इस वक्त वो सच में गुस्से में था और वो अपना गुस्सा उस पर निकाल नहीं सकता था। इसलिए वो अपना गुस्सा स्टीयरिंग पर निकालते हुए गाड़ी चलाने में मसरूफ़ था। जब उसे अपने हाथ और कंधे पर रूह का लम्स महसूस हुआ, वो उसका बाजू थामे उससे कंधे के ऊपर अपना सर रख चुकी थी। यारब ने नरमी से अपना हसार उससे गिर खींचते हुए उसे अपने मज़ीद करीब किया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में उतर चुकी थी। घर के बाहर गाड़ी रोककर यारब ने उसे अपनी बाहों में उठाया, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो उसकी लरज़ती पलकें देख चुका था। बड़ी भारी हो गई हो। उसे कान के करीब झुककर सरगोशी की तो उसके लबों पर शरारती सी मुस्कान खिली। और खिलाए ना वो दवाइयों की दुकान। अब हो गई ना मैं मोटी, अब कैसे उठा के चलेंगे मुझे। वो दोनों आंखें पटपटाती सीरियस अंदाज में बोली, तुम एक बार बिना कोई भी मस्ती किए ये कोर्स मुकम्मल कर लो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें यूं ही अपनी बाहों में उठा के चलूँगा। वो मोहब्बत से बोला तो रूह ने आंखें घुमाई। और अगर मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी तो क्या आप मुझे अपनी बाहों में नहीं उठाएंगे। वो उसके गले में बाहें डालती उसके सीने पर सर रखते हुए लाड से बोली, तुम दवाई ज़रूर खाओगी रूह। वो सख्ती से बोला था, हाँ, तो मैं कब इनकार कर रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि एक दिन ना खाने से कौन सा कुछ नहीं हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। मुझे दवाई खानी चाहिए, ज़रूर खानी चाहिए। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी जब उसे अपनी कमर पर यारम की सख्त उंगलियों का हल्का सा लम्स महसूस हुआ। वो फौरन बात बदल गई। गुड गर्ल, बेबी। वो उसे लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। बस ज़रा ज़रा सी बात पर घूरना शुरू कर देते हैं, वो भी इतनी मोटी मोटी आंखों से। कोई इनको बताए, नीली आंखें खूबसूरती की निशानी होती हैं, ना कि वो दहशत फैलाने लगे। वो बड़बड़ाते हुए बोली, जबकि यारम उसकी इस सरगोशी पर अपनी मुस्कुराहट को रोक ना सका। हाँ, बस नुमाइश करवा ले इनसे, और तो कोई काम नहीं है। वो उसके डिंपल में उंगली घुसाती उसकी मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी इस हरकत पर यारम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। यारम ने खुद अपने हाथों से उसके लिए डिनर बनाया था। वो सच में कमाल का कुक था। उसके हाथ में बहुत जायका था, और अगर जायका ना भी हो तो तब भी यारम की बेपनाह मोहब्बत पर वो इनकार नहीं कर सकती थी। और फिर जालिम जिस अदा से अपने हाथ से खिलाता था, कोई इनकार करके दिखाए। वो उसके हाथ से खाती सोच रही थी जब अपनी बेलगाम सोचों पर लानत डालती ऊंची आवाज़ से बोली, अल्लाह ना करे कि आप किसी को अपने हाथ से खिलाएं। क्या बोल रही हो बेबी, मुंह खोलो, बस ये थोड़ा सा रह गया है। उसकी बात की गहराई समझे बगैर यारम ने एक और निवाला उसके मुंह में डाला। इस वक्त यारम के लिए उसका खाना अहम था, वरना यकीनन उसके इजहार जलन पर वो खुश होता, क्योंकि रूह भी उसके मामले में काफ़ी पोसेसिव साबित हुई थी। उसे भी पसंद नहीं था अपने अलावा यारम की तवज्जो का मरकज़ किसी और की ज़ात को देखना। अक्सर मार्केट या शॉपिंग मॉल में वो उसके आगे पीछे कहीं देखने की इजाज़त नहीं देती थी, जबकि वो जानती भी थी कि यारम उसके अलावा किसी और को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। हाँ,
लेकिन उसकी ये जलन यारम को बहुत भाती थी। उसे अच्छा लगता था रू का उसके लिए इतना टची होना, लेकिन ये वक्त खुश होने का नहीं था क्योंकि वो खाना बनाने में पहले ही लेट हो चुके थे। रू तो बहुत खुश थी कि अभी तक उसका मुंह कड़वा नहीं हुआ था, लेकिन यारम को उसकी फिक्र लगी हुई थी। मेरा बच्चा, जल्दी से ही ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें अच्छी सी चाय बना के पिलाता हूँ। वो चाय के लिए पानी चढ़ाता बहुत मोहब्बत से बोला था। मतलब आपको याद है यारम? आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है ना? मजाल है जो कुछ भूल जाए। वो दांत पीसती यारम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। लो जी, फिर शुरू होगी नुमाइश। हटे पीछे, आज चाय मैं बनाऊंगी। वो कुर्सी से उठकर बोली। नहीं रू, तुम अभी गैस के करीब ना आओ, यह खतरनाक है। वो उसके कंधे पे हाथ रखता उसे वापस बिठाने लगा। यारम अब बस करें ना प्लीज़, मैं तंग आ गई हूँ यूँ बैठे बैठे। प्लीज़ कम से कम चाय तो बना ही सकती हूँ। वो मिन्नत करने वाले अंदाज से बोली। नहीं रू, प्लीज़ अभी नहीं, सिर्फ कुछ टाइम सब्र कर लो, फिर सब तुमने ही तो करना है ना। वो समझाने वाले अंदाज से बोला तो रू मुंह बनाकर वापस बैठ गई। आज मैं तुम्हें बहुत मज़े की चाय पिलाऊंगा। वो उसे प्यार से पुचकारते हुए मनाने में कामयाब हुआ था, और वाकई ही उसकी चाय बहुत ज़बरदस्त थी। हमेशा की तरह वो इस मीठी मीठी चाय के बाद वो उसे गंदी गंदी दवाइयाँ खिलाने वाला था, जिस पर उसका मुंह सारी रात उस कड़वे जहर के ज़ेर असर रहेगा। आखिर कब ख़त्म होगा ये मेडिसिन का सिलसिला? वो सोचते हुए यारम के पीछे मुंह बनाए कमरे में आई थी। यारम, अब ना मैं आपसे पकी वाली हवा हो जाऊंगी। उसे मेडिसिन बॉक्स लिए अपनी तरफ आता देखकर वो मुंह बनाकर बोली। कोई बात नहीं बेबी, मुझे मेरे बच्चे को मनाने का तरीका आता है। वो मोहब्बत से उसका माथा चूमता मेडिसिन निकालने लगा। आपको पता है, कोई भी काम ज़बरदस्ती करवाने से गुनाह मिलता है। आपको भी गुनाह मिल रहा है जब आप मुझे ज़बरदस्ती ये दवाइयाँ खिलाते हैं। अभी भी वक्त है तौबा कर लें। किसी भी तरीके से जब वो इसकी बातों में नहीं आया तो रूह अब उसे खुदा से डराने लगी। लेकिन मैं ये काम तुम्हारी भलाई के लिए करता हूँ, और जो काम किसी की भलाई के लिए किया जाए उसका गुनाह नहीं होता। वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। हैं? भलाई? क्या भलाई है इसमें? अच्छे हाथ से मुंह को कड़वा बादाम बना के रख देते हैं आप, और आप कहते हैं कि ये मेरी भलाई है। आप खाइए ज़रा ये दवाई, ज़रा बीमार हो आप। अस्तगफिरुल्लाह, क्या बकवास कर रही हूँ मैं। अल्लाह ना करे आपको भी कुछ हो, कोई भी बीमारी आपको छू कर भी गुजरे। वो दोनों कानों को हाथ लगाती अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए अपनी बात की तौबा करने लगी। फिर ज़रा वक्फे से बोली। आप ज़रा ये दवाई खाएं, फिर आपको पता चले कि ये कैसी है। गले से नीचे नहीं उतरती। ये तो मैं सिर्फ आपकी खातिर समझौता कर लेती हूँ, वरना मैं सारी ज़िंदगी से मुंह न लगाती। अपना मुंह खोलते हुए वो रोज़ की तरह अपनी भड़ास भी निकाल रही थी। आखिर इस सोतन बीमारी को खुद के और शारम के बीच से निकालना भी तो था, वरना उसका तो यही कहना था कि उसकी इस सोतन बीमारी से यारम को उससे ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। ये दवाई तुम्हारी एहसानमंद रहेगी सारी ज़िंदगी कि तुमने इसे मुंह लगाया। वो शरारती अंदाज में उसके लबों से पानी का गिलास लगाते हुए बोला तो रूह ने आखिरी गोली भी निकल ली। गुड, मेरा बच्चा अब जल्दी से लेट जाओ, सोने का वक्त हो गया है। यारम, मुझे अभी नहीं सोना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वो जल्दी से बोली थी। हम सुबह बातें करेंगे, इस वक्त तुम्हें सोना है, चलो शाबाश। वो उसका हाथ थामे उसे ज़बरदस्ती बेड पर लेटाने लगा था। नहीं ना यारम, मुझे नहीं सोना प्लीज़, हम थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर सो जाएंगे ना। रो को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी मेडिसिन में एक मेडिसिन नींद की भी है। यही वजह थी कि वो अक्सर उससे देर से सोने की ज़िद करती थी, लेकिन यारम नहीं चाहता था कि रात में उसकी नींद डिस्टर्ब हो, वो डर कर जाग जाए, वरना शायद वो खुद भी उसे इतनी जल्दी सोने पर मजबूर कभी ना करता। ओके बाबा, हम कर रहे हैं बातें, आराम से लेट जाओ, मैं भी यही हूँ तुम्हारे पास। वो मान जाने वाले अंदाज में कहता बेड की दूसरी जानिब आया तो रूह को बच्चों की तरह खुश होते देखकर उसे सीने से लगाया था, और अब यकीनन रूह की बेतुकी बातों का सिलसिला शुरू होने वाला था, और इन्हीं बातों के दौरान ही उसे गहरी नींद में उतर जाना था। शारम जानता था। यारम, हमारे बच्चे कब होंगे? जल्दी लैला माँ बन जाएगी और हिजर मामू का एक प्यारा सा बेटा होगा, या शायद बेटी। लेकिन यारम, हमारे बच्चे कब होंगे? काश हमारा बच्चा होता तो अब तक तो कुछ ही वक्त में वो हमारे पास आने वाला होता। हम दोनों उससे बहुत प्यार करते, है ना यारम? लेकिन शायद मैं उसकी माँ बनने के काबिल नहीं थी, इसलिए तो वो आया ही नहीं। शायद मैं ही अल्लाह के दिए इस तोहफे को संभाल नहीं पाई। एक बार फिर से अपने अंदर खालीपन का एहसास जागते ही रूह उसके सीने में मुंह छुपाए आंसू बहाने लगी, और शारम ने सख्ती से लब खींच लिए। यही वजह थी रूह, मैं तुम्हें लैला के घर नहीं जाने दे रहा था। इस तरह से रो रो कर तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी।
जो कुछ भी हुआ वो सब हमारे नसीब का लिखा था। खबरदार, जो तुमने उसमें अपने आप को कसूरवार ठहराया, वो हमारे नसीब की औलाद नहीं था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा बेऔलाद रहेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही हमारे भी बच्चे होंगे और हम उन्हें बहुत प्यार करेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे। और इस तरह से आंसू बहा बहा कर अल्लाह को नाराज़ ना करो। वो बेनियाज है, हमें औकात से भरकर नवाजेगा इंशाल्लाह। लेकिन इस तरह से रो रो कर तुम नाकदरी कर रही हो जो है उसकी। वो उसे सख्ती से डपटते हुए बोला, अच्छा नहीं कहती, कुछ भी डांटती क्यों है? वो लाड से उसके गिर्द बाहें फैलाए बोली, डांट कहाँ रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ अपनी इस नालायक स्टूडेंट को। यारम ने उसे अपने मज़ीद करीब किया। मैं नालायक नहीं हूँ, वो रूठे रूठे अंदाज में बोली। हाँ, बहुत लायक हो तुम। मजाल है जो कोई भी बात इस नन्हे से जहन में बिठा लो। हर चीज़ पर जिद करना अपना फ़र्ज समझती हो। उसके रूठने पर यारम ने उसे मज़ीद छेड़ा। बस, बहुत हो गया यारम, बहुत उड़ा लिया आपने मेरा मजाक। एक बार ठीक हो जाने दे मुझे, मुँह भी नहीं लगाऊंगी आपको। दिन रात बीमारी बीमारी करते रहते हैं ना, फिर रहना इसी सोतन बीमारी के साथ। रूह हाथ नहीं आएगी तब। वो उसके सीने से सर उठाकर तकिए पर रखते हुए बोली। ये नाराज़गी का इजहार करने का तरीका था, शारम को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे बाहों में लिए बगैर तो उसे सारी रात नींद भी नहीं आती थी। हाँ, ये बीमारी मुझे प्यारी है क्योंकि इस वक्त ये तुमसे जुड़ी हुई है। लेकिन तुमने इसे अपनी सोतन क्यों बना लिया? वो पिछले 2 दिन से उसकी बीमारी सोतन वाले ताने सुन रहा था। सोतन ही तो है। जब से ये सोतन हम दोनों के बीच में आई है, आप मुझे कम और इसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। बताएं, कब कहा था आपने मुझे आई लव यू मेरा बच्चा? बोले, बताएं, मैं बताती हूँ। आपको तो याद भी नहीं होगा। और इतवार वाले दिन सुबह किचन में आपको याद आया था कि मैं आपकी बीवी हूँ, जिससे आप प्यार करते हैं। वरना तो हर वक्त दवाइयाँ खा लो रो, वक्त पर सो जाओ रो, वक्त पर खाना खाओ रो, तबीयत खराब हो जाएगी रो, बीमार पड़ जाओगी रो। आपकी हर बात इस सोतन बीमारी से जुड़ी होती है। रो तो कहीं है ही नहीं, बस हर जगह ही सोतन बीमारी है। तो हुआ ना आपको इस सोतन बीमारी से मुझसे ज़्यादा प्यार? वो अजीबो-गरीब लॉजिक बयान करती अपनी बात की वजाहत दे रही थी और शारम भरपूर तवज्जो से उसकी एक-एक बात के साथ उसके एहसासात को भी समझ रहा था। हाँ, ये सच था। जब से वो होश में आई थी, शारम को सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी सेहत की फ़िक्र लाहक हुई थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी परवाह कर रहा था, उसका ख़्याल रख रहा था। वो उसे मोहब्बत नहीं दे रहा था, वो उसे तवज्जो दे रहा था। और सच यही था कि ये उसकी रूह के साथ ज़्यादती थी, जिसके लिए वो खुद को कसूरवार भी समझता था। लेकिन ये भी सच था कि वो चाहता था कि उसकी रूह बिल्कुल ठीक हो जाए और ये बीमारी उन दोनों के बीच से निकल जाए। और इस अनचाही बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए शारम को फ़िलहाल उसकी सेहत की फ़िक्र करनी थी। तुम एक बार बिल्कुल ठीक हो जाओ रूह। शारम काज़मी की मोहब्बत पर ही नहीं, बल्कि उसकी सांस-सांस पर सिर्फ़ तुम्हारा हक है, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई बीमारी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। दुनिया की कोई भी चीज़ यारम काज़मी के लिए रूह से ज़्यादा अज़ीज़ नहीं हो सकती। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर देखना मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूँगा। वो एक ही लम्हे में उसका बाजू खींचकर उसे अपने करीब करता शिद्दत से कहता उसे अपने सीने में खींच गया। हाँ, मैं भी तभी की बात कर रही हूँ। मैं आपको मुँह नहीं लगाऊँगी, इतने नखरे दिखाऊँगी, कहूँगी जाएँ ना अपनी लाडली बीमारी के पास, मेरे पास क्या कर रहे हैं? वो नींद की गहरी वादियों में उतरती ना जाने क्या-क्या बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी आँखें खोली यारम से बातें करने की कोशिश कर रही थी। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें वो होश में कभी नहीं करती थी। ये सब उन मेडिसिन्स का असर था, जो अपनी सोचों को अजीब लफ्ज़ों में पिरोकर उसके सामने बयान करती थी। हाँ, लेकिन वो अपने दिल में कुछ नहीं रखती थी और उसकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा था। शायरम के लबों पर मुस्कुराहट देखकर वो बड़ी मुश्किल से आँखें खोले उसे घूरने लगी। मैं यहाँ इतने सीरियस मौज़ू पर बात कर रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। छुपाएँ इसे, छुपाएँ इस डिंपल को वरना मैं खा जाऊँगी। बल्कि नहीं, आप भला क्यों छुपाएँगे? आप तो नुमाइश करेंगे। आखिर अल्लाह ने दे जो दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ यारम काज़मी, अल्लाह नुमाइश करने वालों को पसंद नहीं करता। वो सरगोशाना अंदाज में उसके कान के करीब बोली थी, जिस पर यारम के डिंपल मज़ीद गहरे हुए थे। अगर रूह को ज़रा भी अंदाज़ा होता कि रात को वो नींद के खुमार में उससे क्या-क्या बोलती है, तो यकीनन 3-4 दिन तो उससे छुप कर गुज़ार देती। हाँ, लेकिन ये अलग बात थी कि सुबह उसकी शुरुआत बिल्कुल नई हुआ करती थी। रात वो क्या-क्या कहती है, उसके ज़हन में एक भी बात ना होती। उसकी गरम-गरम साँसें वो अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था, मतलब कि शायद वो सो चुकी थी। शारम ने उसे सीधा करना चाहा,
तो वो मज़ीद यारम से लिपट गई। इससे पहले कि यारम अपनी आंखें बंद करता, वो अचानक सर उठाए उसे देखने लगी। कुछ रह गया क्या मेरा बच्चा? वो बहुत मोहब्बत से बोला। एंगो मैंगो यारम, एंगो मैंगो सो मच। उसके मासूमाना अंदाज में कहने पर यारम के लबों पर मुस्कुराहट मचल उठी। रात के 12 बजे उसे आइसलैंडिक लैंग्वेज बोलने का जोश चढ़ चुका था। लव यू टू मेरा बच्चा। वो एक बार फिर से उसका सर अपने सीने पर रखता थपकने लगा, जब अचानक उसने एक बार फिर से सर उठा लिया। यारम ने ठंडी आह भरी, ना जाने अब उसे क्या याद आया होगा। अब क्या हुआ बेबी? शारम ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब अचानक ही वो उसके लबों को अपने लबों से छूती शर्माकर उसके सीने में मुंह छुपा गई, ये जाने बगैर कि एक और रात को ही शारम के लिए बहुत मुश्किल बना चुकी है। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने बेहद करीब किए वो सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। तुम्हें इस सब का हिसाब चुकाना होगा रू बेबी। ये सब कुछ करके तुम अपने आने वाले वक्त को मुश्किल बना रही हो। तुम्हें एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। ये सारी हरकतें माफ़ करने के काबिल नहीं हैं। उसके माथे को शिद्दत से चूमते वो खुद में ही कहीं कैद कर लेना चाहता था। यारम प्लीज़ मान जाए ना, मैं वादा करती हूँ मैं कोई काम नहीं करूँगी, किसी काम को हाथ तक नहीं लगाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे ले चले ना। वो सुबह उठते ही उसकी मिन्नतें करने लगी थी, क्योंकि यारम ने कहा था कि अब वो उसे लैला के घर नहीं जाने देगा, बल्कि मैरी और शिफा ही उसका ख्याल रखेंगी और उसके एक एक सेकंड की रिपोर्ट उस तक पहुँचाएंगी। सॉरी बेबी, मैं इस मामले में तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता। तुम्हारे हाथ पैर कंट्रोल में नहीं होते। इससे बेहतर है कि तुम घर पर ही रहो। अगर चाहोगी तो लैला यहाँ आ जाया करेगी, लेकिन तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। उसका घर मेरे ऑफिस से बहुत दूर है और वापसी के रास्ते पर भी मैं तुम्हें नहीं देख पाता। लैला माँ बनने वाली है यारम, वो वाला रोज़ रोज़ यहाँ कैसे आएगी? और मैं अपने हाथ पे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी ना, मैं कोई काम नहीं करूँगी, आप यकीन करके तो देखें। वो उसे अपने सामने बिठाए ज़बरदस्ती नाश्ता करवा रहा था, जिस दौरान वो मुसलसल उसकी मिन्नतें करते हुए उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। रू, मैंने कहा नहीं तो इसका मतलब नहीं है। वो सख्ती से बोला। इसका मतलब नहीं है तो फिर मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी और ना ही वो दवाइयाँ खाऊंगी। वो फिर से ज़िद्दी होने लगी, जब अचानक शारम ने गुस्से से एक हाथ टेबल पर मारा और वो उछल कर दूर हुई और अब कुछ फासले पर खड़ी खौफसदा नजरों से उसे देखने लगी। वो क्या करने वाला था? शारम उठकर उसके पास आया, उसे हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाते हुए अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा। सुर्ख आंखों में इस वक्त इतना गुस्सा था कि वो बिना कुछ बोले नाश्ता करने लगी। इस वक्त उसके अंदर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी, जिद करना तो दूर की बात थी। नाश्ता करवाने के बाद वो उसी गुस्से से उठकर उसके लिए दवाइयाँ लेकर आया और वो बिना चूं चढ़ा किए खाने लगी, जबकि उसकी सख्ती पर आंखें नम हो रही थीं, लेकिन उसके सामने आंसू बहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जल्दी से बाहर आओ और खबरदार जो वहाँ कोई भी काम किया। वो सख्ती से कहता बाहर निकल गया, जबकि रूह अपने कानों पर यकीन करती खुशी से बाहर भागी थी। रूह, तुमने इसे गोद में क्यों लिया है? इस कुत्ते को नीचे उतारो गाड़ी में। बैठते ही रूह ने शोनू को अपनी गोद में दिया तो यारम का गुस्सा हमेशा की तरह हाय हो गया। यारम प्लीज़ रहने देना, बेचारा बीमार है पहले ही और आप इस पर गुस्सा हो रहे हैं। कल से वो कुछ सुस्त क्या हो गया, रूह ने तो उसे बीमार ही बना लिया। वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा मौसम का असर ले रहा है, लेकिन इसे अपनी गोद से उतारो और खबरदार जो आइंदा तुमने इसे गोद में लिया। वो गुस्से से शोनू का पट्टा पकड़कर पीछे वाली सीट पर फेंक चुका था। यारम, आप कैसे एक मासूम छोटे से जानवर के साथ ऐसा बेरहमाना सलूक कर सकते हैं? रू ने अफसोस उसे देखते हुए कहा। ऐसे ही जैसे मैंने अभी किया है। यारम ने उसके सवाल का जवाब देते हुए गाड़ी स्टार्ट की, जबकि शोनू का सारा सुस्तपन पिछली सीट पर जाते ही खत्म हो चुका था। वो तो मचलता एक बार फिर से रू की गोद में आने को तैयार था। जब यारम ने उसे खुलकर देखा, वो जानवर जैसे उसकी नज़रों का मफहूम समझता था, फौरन ही खामोश होकर सीट पर बैठ गया। यार, कितने बेरहम इंसान हैं, कैसे घूर रहे हैं इस मासूम को। मैं पूछती हूँ क्या बिगाड़ा है इससे आपका, जो आप इस पर इस तरह से गुस्सा होते हैं। जानवरों के साथ कोई भला इस तरह का सलूक करता है? उसके पीछे मुड़कर देखने और शोनू के डर कर चुप हो जाने पर रूह खामोश न रह सकी। क्या मतलब है, क्या बिगाड़ा है? क्या तुम अब भी नहीं जानती कि इस कुत्ते के बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है? ये मेरे और तुम्हारे दरमियान आया है, ये तुमसे मेरा वक्त लेता है। वो भुन्ना कर बोला। यारम, आप ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत बयानी है ये आप। मैं कब इसके साथ आपके होते हुए वक्त गुजारती हूँ? जब आप घर पर नहीं होते तभी मैं शोनू के पास रहती हूँ। रू ने फौरन उसकी बात की नफी की थी। ये तो रू को अपनी ज़ात पर एक इल्ज़ाम की तरह लगा था, जबकि उस वक्त में तुम मुझे याद करके मेरी मोहब्बत का सबूत भी दे सकती हो।
अपनी मोहब्बत को जाहिर भी कर सकती हो, लेकिन तुमने तो इस कुत्ते के साथ वक्त गुजारना होता है। मेरे हिस्से का प्यार तुम इस कुत्ते के बच्चे को देती हो। यहाँ तक कि तुम इसे अपनी गोद में बैठाती हो, इसके बाल सहलाती हो, इससे प्यार करती हो। कुत्ते की तरफदारी पर यारम भी पीछे नहीं हटा, जबकि उसकी बात मुकम्मल होते ही शोनू ने एक बार फिर से भौंकते हुए अपने होने का एहसास दिलाया। देखा, देखा, कबाब में हड्डी इसे ही कहते हैं। उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर शोनू को देखते हुए चिल्लाया। शोनू मेरी जान, खामोश होकर बैठ जाओ, आपके पापा भी गुस्से में हैं। शारम का गुस्सा देखते हुए उसे शोनू की जान बचाने की आदे कहा। रू, तुमने फिर से मुझे इस कुत्ते का बाप बोला। रू की बात पर यारम ने उसे घूरते हुए पूछा। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी, शोनू आपके पापा नहीं बल्कि आपकी मामा के हस्बैंड अभी गुस्से में हैं। अभी आप कुछ मत बोलो। रू ने बात बदली, और वो बात बदल कर भी उसका मूड ठीक नहीं कर पाई थी, क्योंकि इस बात का भी मतलब तो वही था। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसे एक कुत्ते को गोद लेना पड़ रहा था। अब बेहतर था शारम उससे लड़ने की बजाय अपनी ड्राइविंग पर फोकस करता, वरना पता नहीं वो इस कुत्ते से उसकी कौन कौन सी रिश्तेदारियां निकलवा लेती।